क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोल रखा है दो नंबर, उसका जो प्रोडक्ट है 5400 है, दो नंबर उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 5400, और उन दोनों नंबरों का जो एचसीएफ है वो है 30। उनका एचसीएफ कितना है 30। ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स बताने हैं हमारे को कि कितने पेयर ऑफ नंबर्स ऐसे बन रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि लेट कर लेते हैं, मेरे पास ये दो नंबर है एक्स और वाई, इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है 5400, और इनका जो एचसीएफ है वो दे रखा है 30। ठीक है, दो नंबरों का प्रोडक्ट 5400 और उनका एचसीएफ कितना दे रखा है 30। ठीक है, अब अगर किसी भी दो नंबरों का अगर एचसीएफ 30 है तो वो दोनों के दोनों नंबर 30 के मल्टीपल में होंगे। तो इसका मतलब होगा एक्स भी 30 के मल्टीपल में होगा 30a, और y भी 30b के मल्टीपल में होगा। इस बात का ध्यान रखना, जब तुम ऐसे लिखोगे तो a और b को प्राइम होंगे ही होंगे, तभी उनका एचसीएफ 30 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। a एंड b क्या है हमारे पास आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या बताया था मैंने, a और b अगर को प्राइम है तो इसका मतलब क्या होता है कि उनका एचसीएफ 1 आएगा, उनको डिवाइड करने वाला नंबर सिर्फ क्या आना चाहिए 1। ठीक है, फिर भी तुम्हारे को एक चीज बता रहा हूं कि कई बच्चों को समझ ही नहीं आ रही है बात। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल लेके दिखा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे मैं अभी ले रहा हूं को प्राइम नंबर दो लेता हूं, ए और बी की वैल्यू को प्राइम, जैसे मैंने 30 ले लिया 2, ए की वैल्यू ले ली 2 और बी की वैल्यू ले ली मैंने 3। अब ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3 लिए तो 2 और 3 आपस में को प्राइम है। अब इनका एचसीएफ निकाल के देखो 30 आ रहा हूं, अब इनका एचसीएफ कितना आ रहा है 30। अब मैं तुम्हारे को ऐसे लेके दिखाता हूं जो को प्राइम नहीं है। तो जैसे 30 एक्स की वैल्यू मैंने ले ली 30 इंटू 2 और वाई ले लिया मैंने 30 इंटू 4, 2 और 4 ले लिया ए और बी के लिए। अब 2 और 4 को प्राइम नहीं है, इनको डिवाइड करने वाला नंबर 1 भी है और 2 भी है, दो फैक्टर है। ठीक है, तो एचसीएफ 1 नहीं हुआ, तो एचसीएफ यहां पर देखो, अब इसका क्या देगा 30 इंटू 6, अब इसका एचसीएफ 60 आ रहा है, देख लो ये कितना देगा 30 इंटू 2 60 और ये आ जाएगा 120। एक्स और वाई का अब एचसीएफ देखो कितना आ गया, चेंज हो गया ना, बढ़ के 60 हो गए। समझ में आ रहा है कि इनका ए और बी का को प्राइम, अगर ए और बी को प्राइम होंगे तभी एक्स और वाई का एचसीएफ 30 आएगा। ये एग्जांपल दे दिया मैंने आपको प्रूफ के साथ कि अगर ए और बी को प्राइम लेंगे तो 30 ही एचसीएफ आ रहा है, बट अगर ए और बी को प्राइम नहीं लेंगे तो 30 से बढ़ जाता है एचसीएफ। क्लियर होगी ये बात। अच्छा जी, ए और बी को प्राइम ले लिया, ये ले लिया एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। अब एक्स और वाई की वैल्यू जो 30 और 30 भी है वो इसके प्रोडक्ट में पुट कर दो, 30a इंटू 30b इज इक्वल टू 5400। ये 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा 900, और ये 900 ए बी आ गया इज इक्वल टू 5400, और ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5400 अपॉन 900, कटिंग करके कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आ गई 6। अब ए और बी आपके पास क्या थे को प्राइम। अब ऐसे कोई दो नंबर सोचो जो को प्राइम भी हो और उनका प्रोडक्ट 6 भी है। तो दो नंबर में एक आ रहा है 1 एंड 6, एक दूसरा आ रहा है 2 एंड 3, तो ये दो पेयर बन गए, आंसर आ गया 2। आंसर कितने आएंगे, दो नंबर ऑफ पेयर बनेंगे जिनका एचसीएफ फाइनली 30 आएगा, और उनका प्रोडक्ट जो, अब देखो 1 और 6, अगर मैं ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 6 लूं और इसके अंदर पुट कर लूं तो देखो 5400 ही आएगा इनका प्रोडक्ट। वैसे तो ये तो क्रॉस चेकिंग की बात होगी। आ गया आंसर समझ में, तो एक नंबर में है, अभी आपको मैंने डिटेल में समझा दिया, बट आप जल्दी जल्दी आंसर दे दोगे इसका। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं जी। आज हमने क्वेश्चन कहां से शुरू करने हैं 21 से। ठीक है जी, 21 में देखो क्या कह रहा है मेरे पास, द नंबर ये दे रखा है, बताना है इंटीजर है, रैशनल है, इरेशनल है कि नन ऑफ दीज है। तो मैंने आपको बताया कि आपको अगर ध्यान से अगर ये दिख रहा है 3.24 के बाद 63 रिपीट हो रहा है, तो आपको 9th में भी पढ़ा होगा आपने, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो चलता जा रहा है नंबर, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, 63 बार बार रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग इज अ रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर लिख के हिंट लिख लिया करो भाई। जैसे क्वेश्चन नंबर लिखा 21, कुछ मत लिखो, इसका रीजन क्या लिखोगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर, ऐसे लिख लिया करो, नहीं तो फिर से वही बात है, घर जाओगे भूल जाओगे। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 21। फिर आता है जी क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, 22 में क्या कर रहा है, 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर ऑफ पेट्रोल, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ ईच टैंक इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो देखो ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया जी। अब कई बच्चों को स्टेटमेंट पढ़ने के बाद बच्चे पूछते हैं कि ना मुझे पता नहीं चलता कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। तो इसके पीछे पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। आपको क्वेश्चन के अंदर मान लो कोई जो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसके अंदर दो, ये 2 और 3 दे रखा है, सिर्फ नंबर देखिए, मैंने नंबर देखे पहले, फिर मैंने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा,
ढंग से पढ़ने के बाद अगर मुझे समझ में आता है कि जो मेरे क्वेश्चन में नंबर गिवन है इससे ज्यादा आंसर आने वाला है, ये अंदाजा हो जाता है, जैसे कि मैं करके दिखाऊंगा आपको, जो मेरे क्वेश्चन में नंबर गिवन है उससे ज्यादा आंसर आने वाला है, तो आप क्या निकालोगे उन नंबर्स का एलसीएम, है ना। अगर मुझे पता चल गया कि भैया जो नंबर जो आंसर आने वाला है वो हमारे क्वेश्चन में जो नंबर्स गिवन है उससे कम आने वाला आंसर, तो आप क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। इतनी बात आपको समझ में आती है, तो पहले तो दिमाग में मैंने ये सेट कर रखा है। अब मैं आपको ये डेमो करके दिखाता हूँ कि जिससे कि आपको समझ में आए। ये देखो, अब ये वाला क्वेश्चन है, अब 2 टैंकर है 850 लीटर्स और 680 लीटर्स, 850 लीटर और 680 लीटर्स। अब 850 लीटर का एक टैंक है, एक 680 लीटर का एक टैंक है। अब कह रहा है एक ना कंटेनर है, एक कंटेनर आपने लेना, कितने लीटर का लोगे वो कंटेनर, कि जब मैं इसमें से वो निकालूं और इसमें से निकालूं तो पूरा एग्जैक्ट वो आना चाहिए कंटेनर में तेल, कम नहीं होना चाहिए कि मान लो मैंने एक कंटेनर लिया 10 लीटर का या 20 लीटर का, तो एग्जैक्ट इसको भी मेजर कर दे और इसको भी, कुछ बचे ना फिर उसको पूरा निकालने के बाद, समझ रहे हो, आधा अधूरा नहीं, पूरा पूरा भर के पूरा आना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, कि जस्ट अभी मैं बताऊंगा उसका आंसर। देखो, तो मैं जो कंटेनर लेने वाला हूं उसकी जो कैपेसिटी होगी वो इन दोनों से तो छोटी होगी कि नहीं, समझ रहे हो। इन दोनों, मान लो ये दोनों किसी टैंक के अंदर भरे हुए हैं, अब आपको तेल निकालना है एक कंटेनर से, तो तेल ऐसे कोई कि इससे बड़ा वाला लीटर ले लोगे, उससे बड़ा कंटेनर ले आओगे, छोटा सा कंटेनर लोगे ना, कि उसको निकालोगे, इसके अंदर डालोगे, तेल बाहर करोगे, निकालोगे, तेल बाहर करोगे, ऐसे करोगे ना, तो जो वो जिससे ये तेल निकलेगा उस कंटेनर का जो कैपेसिटी होगा वो इन दोनों से कम होने वाला है ना। तो मेरे को साफ साफ पता चल गया ये एचसीएफ आने वाला है इसका। एचसीएफ आपको पता है, आपको निकालना आता है ना एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, इसकी एचसीएफ निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर बताओ अच्छा इसका कितना आएगा, 170। अब 170 लीटर का, अब देखो मैं यहीं से समझाता हूँ, इसका एचसीएफ आया 170 लीटर। अब 170 लीटर का जो मैं कंटेनर लूंगा, मैक्सिमम लेना है 170 लीटर के, मैं 5 तो इसमें से निकाल लूंगा, 5 पूरे, और इससे कितने निकल जाएंगे, 4 इससे निकल जाएंगे, टोटल कितने आ जाएंगे वो कंटेनर में, 9 बारी आपको, 5 बारी यहां से निकालना पड़ेगा, 4 बारी यहां से निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसको डिवाइड करो 850 को 170 से डिवाइड करके कितना आ गया 5, तो 5 बार निकालोगे इसमें से, और इसमें से डिवाइड करोगे तो 680 को 170 से, तो ये आ जाएगा 4, 5 + 4 9 बारी कंटेनर से आपको तेल निकालना पड़ेगा, तो सारा दोनों के दोनों में से बाहर निकल जाएगा एक तरीके से। आ रहा है समझ में कि एचसीएफ एलसीएम कैसे सोचना चाहिए, इसमें सोचना जरूरी है कि हाँ भाई बड़ा आएगा कि छोटा आएगा, और क्वेश्चन को समझ के ये बात पता चल जाती है। और भी देखते हैं अगर कोई क्वेश्चन आता है तो। अगला क्वेश्चन देख लो, कॉमन क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम में आने वाले। एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 45 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ एंड द सम ऑफ एलसीएम एचसीएफ इज 1150। तो क्या कह रहा है इसके अंदर, एलसीएम ऑफ 2 नंबर, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 45। तो 2 नंबर मुझे फिलहाल के लिए मैं लेट कर लेता हूं कि 2 नंबर क्या है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 45 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम मैंने ले लिया x, एलसीएम ले लिया मैंने x, ठीक है, एलसीएम मैंने क्या ले लिया x, एचसीएफ मैंने ले लिया y। तो एक तो उसने बोला जो एलसीएम है वो 45 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ होगा, एलसीएम जो है वो 45 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। दूसरा क्या बोला था उसने, दूसरी लाइन क्या थी, एलसीएम और एचसीएफ का सम दे रखा था कितना, 1150। बस अब इन दोनों को आप सोल्व कर लेना, फाइनली क्या निकालना है आपको ये भी बता दो, क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों, सिर्फ एचसीएफ निकालना है। सिर्फ एचसीएफ का मतलब क्या निकालना है आपको, y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 45y यहां पे पुट कर दो और तुम्हारा आंसर 46y और 1150y 1150 अपॉन 46 कटिंग करके आपका आंसर आ जाएगा, है ना। बहुत ही बढ़िया, क्या मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, जो से क्वेश्चन पहले हो जाएंगे वो जो पहले रिपीट हो जाएंगे फिर वो मैं नहीं कराऊंगा, ठीक। अगला देखो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर इज, प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, आपको पता है, आपने डेफिनेशन भी पढ़े होंगे, जो अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, इट मींस उसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो ये हो गया हमारे पास 2। अगला देखो, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस एंड दिस, सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इन दोनों को डिवाइड करके रिमाइंडर दे रहा है 5 इन ईच केस, 5 इन ईच केस, ठीक है।
अब सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, और रिमाइंडर जब भी आता है तो मैं क्या करता हूँ, 5 इसमें से माइनस कर देता हूँ, ये 245 में से 5 माइनस करोगे कितना आएगा, और 1029 में 5 माइनस करके 1024, तो 240 और 1024 का HCF निकाल लोगे आप, कितना आया 60 आया। बहुत ही बढ़िया बच्चे, 60 आपका HCF 16 आया, 16, चलो 16 इसका क्या आ गया, HCF आ गया। क्लियर होगी। अच्छा इसमें क्या है ना, HCF उससे तो निकालने आते हैं आपको, आपने सिर्फ ये देखना है कि करते कैसे, समझ में आ गया कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कर रहा है, ए और बी दो पॉजिटिव रैशनल नंबर हैं, दो क्या है पॉजिटिव रैशनल नंबर, और इसकी वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। अब ये आपको दिख रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर रूट कट गया, ए माइनस बी आ गया, क्या आ गया ए और बी थे क्या पॉजिटिव रैशनल नंबर हैं, तो दो पॉजिटिव रैशनल नंबर का जो डिफरेंस आएगा वो भी एक रैशनल नंबर आएगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रही तो आप दिमाग में कोई दो रैशनल नंबर लेके देख लो पॉजिटिव, तो जैसे मैंने लिया 4 and 5, तो 4 में से 5 गया -1 एक रैशनल नंबर होता है ना, कोई से भी दो रैशनल नंबर का डिफरेंस करके देख लो, वो रैशनली आने वाला है ना। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं जी। अगला ये मेरे को बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा ये पहले 27 देख लेते हैं, ठीक है। 27 है 1/√2, ये तो आपको एनसीईआरटी में पता है 1/√2 को ही रैशनल प्रूफ करना होता है, ठीक है। वैसे भी एक छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए, रैशनल को इरेशनल में ऐड करो, रैशनल को इरेशनल में ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो, सब में इरेशनल नंबर आता है, सब में क्या आता है इरेशनल नंबर। बट कुछ कंडीशन अप्लाइड है, जैसे 0 एक रैशनल है, कुछ जगह पे ऐसा नहीं होता, 0 एक रैशनल है और √7 एक इरेशनल है, 0 × √7 0 रैशनल हो गया, हर एक में नहीं होगा, वो थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है। बट ज्यादातर क्या होता है, देखो कुछ जगह पे तो 100% है, जैसे एडिशन के अंदर रैशनल में इरेशनल ऐड करोगे 100% इरेशनल आएगा, कोई से भी एग्जांपल ले लो, इसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है। रैशनल में इरेशनल डिफरेंस होगा अगर तो भी इरेशनल आएगा 100%, कोई दूसरा केस नहीं है, ठीक हो गया मेरे पास। ऐसे रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करोगे तो वही 0 वाला केस बनता है, जैसे 0/√7, अब ये रैशनल है ये इरेशनल है, आंसर रैशनल है, 0 को केस में देख लेना बस, बाकी सब में ठीक है। फिलहाल इसका आंसर कितना आ जाएगा, एक इरेशनल नंबर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगता है मेरे को, ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको ना n की वैल्यू, n की प्राइम फैक्टराइजेशन दे दी है, n एक नंबर है और उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है, ठीक है आपको। और इसमें कह रहा है कि भैया जब मैं इसको सोल्व करूंगा, जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो नंबर ऑफ कॉन्जुगेटिव जीरोस बता दो कितनी आएगी, ठीक है। अब इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे 100 है, 100 की में कंजुगेटिव जीरोस कितनी आ रही है, 2 आ रही है, 1000 में 3, 5400 में 2, है ना। पहले तो ये समझते हैं, अब जीरो बनती कैसे है ये समझते हैं। देखो एक जीरो का मतलब एक 10, जैसे 20 है, 20 को 2 × 10 लिखते हो ना, तब 20 बना, तो एक 10 को बनाने के लिए आपको एक 2 को एक 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ रहे हो मेरी बात। एक जीरो का मतलब एक 10 बनाने के लिए किसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एक 2 को एक 5 से, 2 5 तक कितना होता है 10, तो जितनी जीरोस बननी होगी उतने 2 और 5 कंबाइन होने चाहिए, इतने 2 और 5 कंबाइन होने चाहिए। अब 2 कितने हैं, 2 कितने हैं 3, 5 कितने हैं 4, बट 2 अगर 3 बार है और 5 कितनी बार है 4 बार है, तो ये 2 5 10 ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। ये वाला 5 है ये अकेला रह गया, इसको छोड़ देते हैं, तो 3 जीरोस बनेगी, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव जीरोस बनने वाली है, क्योंकि 2 और 5 के 3 पेयर आपस में कंबाइन हो रहे हैं, मोटी मोटी बात, 2 और 5 के कितने पेयर कंबाइन हो रहे हैं 3, तो 3 ही जीरोस बनेगी। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, ये वाला क्वेश्चन आपको आते ही आई गया होगा, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड दिस एंड दिस लिविंग रिमाइंडर 5 and 8, पहले में 5 माइनस कर लेना, दूसरे में 8 माइनस करके जो भी नंबर आएगा, 70 में से 5 माइनस करके 65, 125 में से 8 माइनस करके 117, उन दोनों का एचसीएफ निकाल देना, किसका 65 और 117 का, जो कि मुझे साफ साफ समझ आ रहा है 13 आएगा, 13 एचसीएफ आ जाएगा। अगला देखो 30 लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 20 and 24, सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, एलसीएम। एलसीएम का मीनिंग समझ में आता है ना आपको, एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटा नंबर जो दो नंबरों से डिवाइड हो जाए,
जैसे मैं कहूँ 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, तो आप बोलोगे 6। अब 2 और 3 को डिवाइड, जो 6 है वो सबसे छोटा नंबर है जो 2 और 3 को डिवाइड कर रहा है। इसके बाद 12 भी है, ये भी 2 और 3 से डिवाइड होता है। 18 भी है, ये भी 2 3 से डिवाइड होता है। बट लीस्ट, एलसीएम का मतलब क्या था, लीस्ट। तो एलसीएम अगर मैं निकाल रहा हूँ 2 और 3 का, मतलब सबसे छोटा नंबर जो 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इन्होंने एलसीएम नहीं बोला डायरेक्टली, इन्होंने ये समझने की कोशिश करी इनको लीस्ट का मतलब भी समझ में आता है कि नहीं आता। तो लीस्ट का मतलब एलसीएम से है ना। तो लीस्ट पॉजिटिव यूनिट दैट इज डिविजिबल बाय 20 एंड 24, मतलब इन दोनों का एलसीएम निकालना है, जो कि आप किससे निकालने वाले हो, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमने 1.1 एक्सरसाइज में पढ़ी थी। कोई भी क्वेश्चन आपने ऐसे नहीं छोड़ देना गलती से कि हाँ यार ये तो हो जाएगा, हो जाएगा नहीं करना है, अभी पेपर में क्या देना हो जाएगा, अभी नहीं, अभी तो प्रैक्टिस का टाइम है सारे करने क्वेश्चन। √5 + √2 अपॉन √5 - √2, ये आपको देखना है कि भैया क्या है, रैशनल, इरेशनल, ठीक है। अब इरेशनल है कि रैशनल है, इसको मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। जैसे तुम्हें याद होगा 9th में तुम क्या करते थे, इसको रैशनलाइज करते थे, √5 + √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, फिर ये √5 + √2 ये भी पावर 1, तो ये बेस सेम पावर क्या हो जाएंगे, ऐड √5 + √2 का होल स्क्वायर, और नीचे a - b a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, स्क्वायर रूट करके 5 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2, 5 - 2 कितना आ जाएगा 3, ऊपर खुल जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 5 आ जाएगा, a का स्क्वायर √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, b का स्क्वायर 2 + 2 × a × b, 5 + 2 7 + 2 √10/3। अब देखो इरेशनल आ गया, इरेशनल कैसे पता चल रहा है, रूट के अंदर वाला नंबर, फाइनली रूट के अंदर वाला नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो रैशनल बन जाता, आपको पता ही है। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फाइनली अगर रूट के अंदर वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो एक इरेशनल नंबर होता है। HCF ऑफ 2 consecutive even number is, 2 consecutive even नंबर का HCF क्या आ सकता है इन तीनों में से, क्योंकि इवन नंबर जो है वो 2 के मल्टीपल में होता है, तो 2 तो उनका HCF आ ही सकता है, तो 3 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, तो आएगा कितना, 2 इवन नेचुरल नंबर्स का, दोनों के दोनों इवन होने चाहिए, जैसे कि 2 और 4, 2 और 4 का HCF कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। क्लियर हो गया, HCF इसका इसका इन तीनों का HCF निकालना है। इसमें मेरे को लग रहा है कि आपको सिखाने की जरूरत है, एलसीएम और HCF निकालने आते हैं ना। एलसीएम में क्या कहते हैं, जितने भी नंबर्स का इसका 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 निकालना है, सबके प्राइम नंबर लिखते हैं और हाईएस्ट पावर लिखते हैं, समझ रखा है ना 1.2 एक्सरसाइज में, सारे नंबर लिखते हैं प्राइम नंबर और सबकी हाईएस्ट पावर लिखते हैं, सबके सारे प्राइम नंबर एक बार लिखने और सबकी हाईएस्ट पावर लिखनी है। HCF में क्या करते हैं, तीनों में कॉमन प्राइम नंबर लिखना है सबसे पहले और लोवेस्ट पावर लिखनी है, तीनों में कॉमन प्राइम नंबर लिखना है और लोवेस्ट पावर लिखनी है, तो वो हमारा HCF निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, मैंने आपको बताया रैशनल और इरेशनल नंबर का डिफरेंस हमेशा इरेशनल होता है ना। क्लियर हो गया। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस लिविंग रिमाइंडर 1 and 3, अगेन ऐसा सा क्वेश्चन कर रखा है, 33 में से 1 को माइनस कर दो और 75 में से 3 को माइनस कर दो, तो जो आंसर आएगा 33 में से 1 को डिवाइड करके कितना माइनस करके कितना आया 32, 75 में से 3 को डिवाइड करके कितना आया 72, तो 32 और 72 का जो HCF आएगा वो आपका क्या आएगा, HCF 8। ठीक है, अगला देखते हैं, अ नंबर which when divided by 143 leaves 31 as a remainder, what will be the remainder when the same number multiplied when the same number is divided by 13। अब वैसे ये क्वेश्चन पहले वाली एक्सरसाइज जो कट गया उससे इत्तेफाक रखता है, बट मैं करवा देता हूँ ये क्वेश्चन आपको, समझ लो। इस क्वेश्चन को करने से पहले, तगड़ा क्वेश्चन था ये, बढ़िया वाला क्वेश्चन, तो इसको कराने से पहले पहली एक्सरसाइज जो पहले थी जो कट गई है उसमें से था, बट कर लेना, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। उसको समझने के लिए पहले आपको ये पता है कि जो डिविडेंड है वो किसके बराबर होता है, डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये बात पता है आपको। डिविडेंड किसके बराबर होता है, डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। जो डिविडेंड है वो मैंने n मान लिया एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, उसको डिवाइड किससे करा 143 से, डिवाइड करा 143 से, कोएफिशिएंट मुझे पता नहीं है, मैंने कोएफिशिएंट एज इट इज लिखा, रिमाइंडर मेरा 31 है,
रिमाइंडर मेरा कितना है 31 है। कह रहा इसी सेम नंबर को अगर मैं 13 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आने वाला है। तो मैं इसको भी 13 के मल्टीपल में लिख लूंगा और इसको भी 13 के मल्टीपल में लिखूंगा। ये कितना हो जाएगा 13 इंटू 11 143। 13 से डिवाइड कर लो तो 11 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो 143 को 13 इंटू 11 लिख लिया, इंटू क्यू का क्यू आ जाती है। इसको 13 से अगर मैं डिवाइड करूं तो देखो क्या आएगा 13 इंटू 2 प्लस 5। 13 इंटू 2 प्लस 31 क्या होगा, अगर डिवाइड करोगे तो 31 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, ये रिमाइंडर आएगा ना 5। तो डिविडेंड जो 31 की जगह पे क्या लिखा, डिविडेंड की जगह डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो 13 इंटू 2 प्लस 5। क्लियर हुआ, ये चीज आ गई। अब इसमें से और इसमें से 13 मैंने ले लिया कॉमन, 13 इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा 11 क्यू प्लस 2 5 जा 10। एक मिनट, ये इसमें से कॉमन लेना ना, इसमें से तो ये 13 कॉमन लेंगे, ये तो 11 क्यों आएगा, यहाँ पे 13 कॉमन लेंगे तो 2 बचा और प्लस 5 बचा अलग से। तो रिमाइंडर इसका आने वाला है 5। इसका रिमाइंडर कितना आने वाला है 5। पूछ पोछ तो नहीं होगी, समझ में आ रहा है आपको सारा। जहां ना समझ में आया हैंड रेज जरूर करना है। क्लियर हो गया। तो इसमें से और इसमें से मैंने 13 कॉमन लिए तो 11 क्यू प्लस 2 बच गया, 11 क्यू प्लस 2, और ये जो 5 है ये एज इट इज लिखा। तो अब कोई जो नंबर है वो 13 के मल्टीपल में है प्लस 5 है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 5, क्योंकि डिविडेंड क्या होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो लास्ट में जो प्लस में है वो रिमाइंडर है, तो 5 आ गया रिमाइंडर। ठीक हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया 5। तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है और अगर ये सिलेबस में ना होके भी ये दे सकते हैं फाइनल एग्जाम में, इसलिए करवा रहा हूं। ठीक है। तो अच्छा इसमें देखोगे ध्यान से तो गिन के 5-7 क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं आपको अच्छे, बाकी सारे तो आपने एक दो बारी करे तो आपके दिमाग में सेटिंग हो जाएगी। अगला देखो 37, ए दे रखा है बी दे रखा है और एचसीएफ निकालना है ए और बी का। ए और बी का क्या निकालना है, एचसीएफ में मैंने क्या बोला था, ये ए की प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखी है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, तो एक्स और वाई यहाँ पे प्राइम नंबर है, बी यहाँ पर क्या दे रखा है एक्स वाई में प्राइम नंबर दे रखा है। अब ऐसे जो क्वेश्चन मैंने फाइनल एग्जाम में पिछले साल ही देखे, तो इसमें मैंने कहा था इसमें और इसमें क्या करते हैं हम एचसीएफ में कॉमन देखते हैं, कॉमन तो एक्स भी है और वाई भी है, और लोवेस्ट पावर देखते हैं एचसीएफ में, तो पावर एक्स की पावर कम कौन सी है 1, वाई की पावर 2 और 3 में कम कौन सी है 2। तो चेक कर लो कहां पर आ रहा है आंसर, बी ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन कितना आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है। क्लियर हुआ, ओके है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा कौन सा 37। 38 देखते हैं। अच्छा ये बताओ बच्चों तुम्हारे को असर्शन रीजनिंग में दिक्कत आती है। असर्शन रीजनिंग वैसे तो बड़ा आसान होता है अगर कॉन्सेप्ट पता हो आपको, मगर फिर भी अगर किसी को असर्शन रीजनिंग एज सच कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ देखना होता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर दोगे असर्शन रीजनिंग, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फोबिया बन जाता है दिमाग में, यार असर्शन रीजनिंग पता नहीं मेरे को तो आती नहीं, मेरे को तो आती मैंने कभी पहले करी नहीं। ऐसे नहीं सुनना, ध्यान से पढ़ना है। देखो ए ऑप्शन इसमें क्या रखा है, अगर असर्शन रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आपको असर्शन की के सामने एक स्टेटमेंट दी होती है, रीजन के सामने एक स्टेटमेंट दी रखी होती है। सबसे पहले तो आपको यही देखना होता है असर्शन आपके अकॉर्डिंग ठीक है कि नहीं ठीक है, फिर आपके रीजन के आगे जो स्टेटमेंट दी होती है वो भी चेक करनी होती है कि ये आपके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ठीक है कि नहीं है। अगर ये दोनों ठीक हैं तो आपको ये देखना होता है कि क्या रीजन, जो रीजन है वो असर्शन की को ठीक करने में हेल्प कर रहा है। समझ रहे हो, रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन और नॉट, वो चेक करना होता है। ठीक है, तो यहां पर यही तीनों ऑप्शन तो ये बता दिए इन्होंने। ठीक है, एक बता रखा है असर्शन अगर ट्रू है, रीजन हमारा क्या है फॉल्स है, तो सी ऑप्शन आपने ठीक करना है। बी में क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब डी देखो, डी के अंदर क्या कह रहा है, असर्शन क्या दे रखी है, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो ये डी ऑप्शन हो गया। असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। अब देखते हैं कि क्या है, असर्शन दे दी इन्होंने, देखो असर्शन इसके कंबाइन कर दिया, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, इसको अलग से लिखना चाहिए था। असर्शन देखो क्या है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 307 एंड देयर एलसीएम इज 169। तो मैंने क्या करा, आपको पता है देखो दो नंबरों का प्रोडक्ट भी दे रखा है, एलसीएम भी दे रखा है, एचसीएफ भी दे रखा है। तो आप एलसीएम को, आपको पता है ना कॉन्सेप्ट में कि एलसीएम को अगर मैं एचसीएफ से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो किसके बराबर आता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर आता है ना। ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब इन्होंने एलसीएम भी दे रखा है, एचसीएफ भी दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी दे रखा है। एचसीएफ कितना दे रखा है 18, एलसीएम कितना दे रखा है 169 और प्रोडक्ट दे रखा है 3072। चेक कर, इनको मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है, 3042 आ रहा है ये, जो कि नॉट इक्वल है 3072 के। तो इसका मतलब असर्शन हमारी क्या होगी, फॉल्स हो गई। अब आ जाते हैं जी रीजन पे। ए और बी इंटीजर्स हैं और एचसीएफ दोनों, एचसीएफ इनटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, ये तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। तो रीजन इज ट्रू। तो देखो असर्शन फॉल्स, असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, ये डी ऑप्शन बन रहा है हमारा, है ना, डी ऑप्शन बन रहा है। असर्शन क्या है, फॉल्स, रीजन ट्रू, डी ऑप्शन बन गया हमारा। क्लियर हो गया? ठीक है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 गिव्स 27 एज अ क्वोशिएंट एंड 32 एज अ रिमाइंडर, देन द नंबर इज। जब भी डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर ये आता है तो मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होता है कि पहले तो डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। तो जैसा जैसा वो बोलता है वैसा मैं करता जाता हूँ। ये कह रहा है एक नंबर है, वो नंबर मान लिया x है, वो डिवाइड करें 61 से, तो क्वोशिएंट देता है 27 और रिमाइंडर देता है 32। तो पता ही चल जाएगा, क्योंकि जो डिविडेंड होता है वो किसके बराबर होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर लेना। क्या कहते हो ना, जो भी ऑप्शन होगा वो कर लेना। हो गया ना, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके अंदर भी देखो, ये वाला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। टू टैंकर्स कंटेन 135 and 225 liter of water respectively. The maximum capacity of a container which can measure the water of each tank in exact number of times. In exact number of times. HCF निकलेगा, LCM? HCF निकलेगा। HCF क्यों निकलेगा? इन दोनों कंटेनर में से पानी निकालना है, तो जो कंटेनर होगा वो इनसे बड़ा कोई ले लोगे। मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें 50 लीटर सरसों का तेल है। अब 50 लीटर जो तेल है उसमें से अगर आपने निकालना है तो जो कंटेनर निकालोगे जिससे, वो 50 लीटर से बड़ा ले लोगे, छोटे ही लोगे ना। क्या चीज, क्या कह रहे हो बेटा? चलो फिलहाल बोल तो रहो ना, क्वेश्चन ही देख लो, है ना। तो इसमें इन दोनों का एचसीएफ जो आएगा वो इसका आंसर होगा। कैसे निकालोगे इन दोनों का एचसीएफ? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन रह गया। एचसीएफ ऑफ टू नंबर दे रखा है 12 और उन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है, एलसीएम निकल जाएगा, है ना। क्योंकि बार बार बोलते रहा करो कॉन्सेप्ट के अंदर, क्या, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अगर नंबर तुम्हारा देखो यहाँ पर क्या है, ए और बी, तो ए इंटू बी आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दे रखा है 1800 और एलसीएम कितना दे रखा है, निकालना है, एचसीएफ दे रखा है 12। एचसीएफ कितना दे रखा है 12, 12 दे रखा है, 12 को डिवाइड में भेजो और 1800 अपॉन 12 आ जाएगा और डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेशन तो मुझे पता है हर बच्चा कर ही लेगा, कॉन्सेप्ट सीखने, नए नए क्वेश्चन देखने हैं कि भाई इसमें कैसे होता है, इसमें कैसे होता है। मैं भी आपको और क्वेश्चन 50 और दे दूंगा। पहले चैप्टर को एक बार खत्म कर दिया ना तो खत्म हो गया, उसके बाद कोई क्वेश्चन बाहर से भी नहीं आएगा। ओके, अगला देखो जी, द लीस्ट नंबर ऑफ n so that 5n is divisible by 3, 5n is divisible by 3। तो यहां पर हमारे पास 5n से, 5n का मतलब क्या होता है, 5 का मल्टीपल। अब 5 का मल्टीपल कोई भी नंबर वो डिविजिबल बाय 3 होगा ही नहीं। करके देख लो, 5, 25, 15, है ना, 5 का मल्टीपल, द लीस्ट नंबर ऑफ n सो दैट 5, और ये 5n, ये 5 की पावर n, ये याद रखना, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये 5 की पावर क्या है, n। ठीक है, तो 5 की पावर ये इन्होंने साथ में लिख लिया, ये 5 की पावर n कर देना इसको, 5 रेशो, तो इसमें आएगा नो नेचुरल नंबर। 5 क्वेश्चन ठीक कर लेना, 5 रेस टू पावर n है। ठीक है, द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144, वो कितना आएगा, 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना, 2 रेस टू पावर जितना आएगा वो उसकी, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की जो भी पावर आएगी, पावर आंसर होगा इसका। ठीक है, ये देखो, ये 44 देखो, 1√2, ये -1√2 कट के 0 आ जाएगा। 0 क्या होता है, एक रैशनल नंबर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। 45 आसान है। 46 अगर देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो यहाँ पे लास्ट में बचेगा क्या,
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab रूट 15। तो रूट 15 क्या है, 15 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट 15 क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो इरेशनल आ गया, तो हमारा आंसर सी आ गया। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई, पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। 3 इसकी वैल्यू कितनी होती है पाई की, ऑलमोस्ट होती है 3.1415 डॉट डॉट डॉट, ऐसी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, जो इरेशनल आ गया। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 रेज टू पावर 2n माइनस 4 रेज टू पावर 2n, ये किस किस से डिविजिबल होगा। और n यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है, n यहाँ पर क्या है, एक नेचुरल नंबर। तो आप सबसे आसान सा नेचुरल नंबर लेना जिससे आपको कैलकुलेशन करना इजी हो जाए। तो यहाँ पे मैं n की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, n एक नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 9 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी कितनी होती है, a प्लस b और a माइनस b। तो 9 प्लस 4 13 और 9 माइनस 4 5, 13 और 5 इन दोनों से 100% डिविजिबल होगा। तो आंसर कौन सा आ गया, सी ऑप्शन, 5 and 13। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 48 1 मार्क्स के, ठीक है।